नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन गुरुकुल पर। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन्हें कवर करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। लेक्चर की पीडीएफ उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन गुरुकुल ऑफिशियल। यहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोज के पीडीएफ मिल जाएंगे और साथ में स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो लोकतंत्र है वह संसदीय प्रणाली पर आधारित है। यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं और जो प्रधानमंत्री हैं इनके पास वास्तविक शक्तियाँ होती है। कुल मिला के पीएम के हाथों में होती है वास्तविक शक्तियाँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो संसदीय प्रणाली है यह निकला कहाँ से? तो संसदीय प्रणाली यह ब्रिटिश से निकला और उसी को हमने अपनाया क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे। आगे हम लोग मंत्रिपरिषद क्या होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल आप सुनते हैं, इनमें क्या बेसिक अंतर है, इन सभी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों के माइंड में कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि ये मंत्रिपरिषद क्या होती है या फिर ये कैबिनेट क्या होती है। प्रधानमंत्री को डिटेल में पढ़ने से पहले हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल इसमें अंतर क्या है इसे समझ लेते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जिक्र आगे बार बार आएगा। तो मंत्रिपरिषद जिसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कही जाती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले कैबिनेट दर्जे के मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे उप मंत्री। पहले जो ये कैबिनेट दर्जे के मंत्री होते हैं ये अपर लेवल के मंत्री होते हैं। सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के जो प्रमुख होते हैं यह कैबिनेट मंत्री में गिने जाते हैं और यह अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। कैबिनेट मंत्री और मंत्रिपरिषद में यहाँ पर खासा जो अंतर आ जाएगा कि यह जो मंत्रिपरिषद होती है यह बड़ी निकाय होती है। जो 7 जुलाई 2021 को मंत्रिपरिषद को दोबारा से जो रिशफल किया गया है, इसमें मंत्रियों की कुल संख्या यानी कि मंत्रिपरिषद की जो कुल संख्या है यह प्रधानमंत्री सहित 78 है, जिसमें से जो कैबिनेट मंत्री है यह कितने हैं? यह 15 है। यह कितने हैं? यह 15 है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट दर्जे के मंत्री होते हैं, यह एक छोटा निकाय होता है, छोटा बॉडी होता है। और अगर बात किया जाए मंत्रिपरिषद, इसका आकार बड़ा होता है। तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को के सम्मिलित रूप को मंत्रिमंडल कही जाती है। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के सम्मिलित रूप को ही क्या कही जाती है? मंत्रिमंडल कही जाती है। यानी कि 15 कैबिनेट मंत्री और जो प्रधानमंत्री इनके सम्मिलित रूप को ही मंत्रिमंडल कही जाती है। जबकि मंत्रिपरिषद किसे कहा जाएगा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और प्रधानमंत्री सबों को मिलाकर जो एक बहुत बड़ा ये निकाय बनता है इसे मंत्रिपरिषद कही जाती है। अच्छा, इसकी संख्या क्या होनी चाहिए? मतलब मंत्रिपरिषद की संख्या क्या होनी चाहिए यह सदन पर डिपेंड करता है। हम लोग आगे यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे कि 78 क्यों रखी गई, 100 क्यों नहीं रखी गई, 150 क्यों नहीं रखी गई। इन सभी टॉपिक पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं तो ये सरकार के प्रमुख मंत्रालय के प्रमुख होते हैं और ये विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो कैबिनेट मंत्री का जो आकार होता है यह छोटा होता है, ताकि यहाँ पर जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लिया जा सके। इमरजेंसी कंडीशन में कोई निर्णय जो है कैबिनेट मंत्री के साथ मिलकर यहाँ पर प्रधानमंत्री ले सके। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्री के बारे में। तो ये जो राज्य मंत्री हैं इनके पास में कई बार तो स्वतंत्र प्रभार
होता है। और कई बार क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके पास में भार ज़्यादा रहता है, बर्डन ज़्यादा रहता है, और वो अपना थोड़ा भार ट्रांसफ़र कर देते हैं कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री को, और राज्य मंत्री के पास भी ज़्यादा बर्डन होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अपना जो है थोड़ा बर्डन ट्रांसफ़र कर देते हैं उप मंत्री को, जिससे कि काम आराम से चलता रहे। अब प्रधानमंत्री है, कहने के लिए तो प्रधानमंत्री है, नीचे उसने मंत्रालय किस लिए रख रखा है, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आए, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग अपना काम देखे, बस ये सुपरवाइजरी का काम करे। इसी तरह से जो मंत्रालय होते हैं उनके पास काफ़ी काम आ जाता है और वो भी अपना अपना काम नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद क्या होती है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अकबर के कोर्ट का। अकबर के कोर्ट में देखिए नवरत्न हुआ करते थे, अकबर के कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न मतलब इसके 9 ऐसे इम्पोर्टेंट आदमी हुआ करते थे अकबर के पास में, जो इसको सलाह दिया करते थे कि किस तरह से हमको प्रशासन चलाना है, वित्त व्यवस्था कायम रखनी है, सैनिक व्यवस्था कायम रखनी है। तो ये सारी चीज़ें अकबर इनसे पूछ कर किया करते थे, नवरत्न से इनसे सलाह लिया करते थे। तो ये 9 आदमी सलाह दिया करते थे अकबर को। इसको आप लोग यहाँ पर मंत्रिपरिषद बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अकबर को सलाह दी जाती थी। ये बिल्कुल आप लोग मान सकते हैं अकबर को जैसे राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। इसी तरीके से नवरत्न के द्वारा यहाँ पर अकबर को सलाह दी जाती थी। बस फर्क क्या है आज की मंत्रिपरिषद और नवरत्न में, ये अकबर को सलाह देते थे, कौन, नवरत्न, लेकिन अकबर के हाथ में था कि सलाह माने या ना माने। लेकिन आज की डेट की जो मंत्रिपरिषद है, अगर वो राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति को मानना ही मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति पर बाइंडिंग है वो। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 जो है यह कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका कि प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्रिपरिषद होती है जिसको हेड करते हैं कौन, प्रधानमंत्री, जिसके नेता प्रधानमंत्री होते हैं। वो लोग आपस में बातचीत करके एक डिसीजन निकालेंगे और उस निर्णय को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति को उस निर्णय के हिसाब से ही काम करनी होती है। क्योंकि हमने अभी देखा था जो अकबर का नवरत्न हुआ करता था, जो अकबर का नवरत्न हुआ करता था, यह नवरत्न अगर अकबर को सलाह दे तो यहाँ पर अकबर मान भी सकते थे या नहीं भी मान सकते थे, ऐसा था। लेकिन आज के डेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये अगर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ऐसे में राष्ट्रपति को सलाह माननी ही होगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई उस सलाह में कुछ समस्या है, कुछ संविधान के विरुद्ध प्रावधान टाइप की चीज़ें हैं, तो उस केस में राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकते हैं। वो लोग दोबारा उस पर विचार विमर्श करके फिर से राष्ट्रपति के पास अगर भेजे तो वहाँ पर सलाह मानना ही होता है। किनको, राष्ट्रपति को। वहाँ पर फिर सलाह मानना ही होता है राष्ट्रपति को। तो चलिए अब 74 के बाद अगला आर्टिकल देखते हैं 75। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री अपने मर्जी के हिसाब से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त, राष्ट्रपति अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। उसको एक रूल के हिसाब से प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त की जाती है। परंतु यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक 2 और एवं अगर देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक
पार्टी मिलकर यहाँ पर गठबंधन सरकार बनाती होती है और अपना एक नेता चुनती है, जिसे कि फिर राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त की जाती है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। राष्ट्रपति केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री ने रिकमेंड किया है, और जिनका नाम प्रधानमंत्री के द्वारा लिस्ट में नहीं दिया गया है वह राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह उनको मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। और जिनका नाम जिनका नाम प्रधानमंत्री लिस्ट बनाकर भेजते होते हैं किनके पास? राष्ट्रपति के पास, उन्हीं को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है, हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद को किनके द्वारा बनाया जाता है? यह प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया जाता है। मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद का जो सृजन किया जाता है यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और अगर प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना हो, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है। तो जो 51वें संविधान संशोधन आया 91th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2003 ईस्वी में, यह कहता है कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की कुल संख्या होगी यह प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि जो लोकसभा में टोटल सीट है यह 543, 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान को खत्म कर दिया गया। तो जो 543 का 15% हो जाएगा, अबाउट 80 आएगा। और जो 7 जुलाई 2021 को मंत्रिपरिषद को फिर से गठित की गई है, उसमें जो टोटल मंत्रियों की संख्या है, मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रियों की जो टोटल संख्या है वह 78 है। किसे शामिल कर? प्रधानमंत्री को शामिल कर। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रावधान संविधान का है वह कहता है कि 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और मोदी सरकार के द्वारा कितने यहाँ पर मंत्रियों की संख्या रखी गई है? 78, जिसमें से कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है? यह 15 है। कितनी? 15 है। अब 75, अनुच्छेद 75 के बाद है अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2। इसमें है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक कार्य करेंगे। मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छानुसार ही ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। पर इच्छानुसार का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें अपने पद से हटा दे, बल्कि इसकी कुछ कानूनी सीमाएं हैं। अगर वो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाना चाहते हैं तो ये तभी हो सकता है जब वो प्रधानमंत्री अपना बहुमत सदन में सिद्ध न कर पाए। हम जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अधिकतम जो पीएम है वो 5 वर्षों तक एक कार्यकाल में रह सकते हैं। पर अगर इस बीच में उनको बहुमत न मिले, यानी कि उनका अगर किसी से गठबंधन है, वहाँ गठबंधन टूट जाए, तो वहाँ अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तभी उनको 5 वर्ष से पहले ही प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। अब इसके आगे है आपका 75 के 2 के बाद है 75 का 3। तो 75 का 3 अनुच्छेद कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह लोकसभा के प्रति। अगर बात आए व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो जो ये मंत्री है ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किनके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब इसके बाद है 75 के 4, 75 के 4, यानी कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित
प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। कल के 7 जुलाई के जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की गई उसमें उनको शपथ दिलाया गया पद और गोपनीयता का। यहाँ पर अगर देखा जाए गोपनीयता का मतलब क्या है, तो प्रधानमंत्री होने के नाते या कोई मंत्री होने के नाते आपको कोई ऐसी जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, दी जाती है जो कि आपको सीक्रेट रखने हैं। देखिए, संघ के मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री होने के नाते, यूनियन मिनिस्टर होने के नाते कुछ ऐसी सूचना होती है जो कि आपको रेगुलरली पब्लिक को बतानी है, पब्लिक के सामने आना है, पब्लिक से बात करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो आप दे सकते हैं जो कि आपको बतानी है। लेकिन देश की एकता और अखंडता, और अगर देखा जाए तो प्रशासन चलाने के लिए अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको अपने तरफ से सीक्रेट रखने हैं, किसी को नहीं बताने हैं, उसके लिए गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। उसके लिए जो है देश के एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो फिर यहाँ पर आपको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं 75 के 5, आर्टिकल 75 के 5, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए जो कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यानी कि हम और आप कोई भी जो है मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए उस समय हम अगर सदस्य नहीं हैं, आप अगर सदस्य नहीं हैं किसी भी सदन का, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, तो यदि व्यक्ति जो है मंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर जो है संसद सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होता है। समझ रहे हैं आप। और इसके बाद अगर 78 की बात की जाए, अनुच्छेद 78 की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों में तथा जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में या मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति को सूचना दे। देखिए, अगर बात किया जाए यहाँ पर जो यह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी होता है, यह कौन होता है? यह प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर राष्ट्रपति है और यहाँ पर मंत्रिपरिषद है और इसके बीच का जो कड़ी होता है यह प्रधानमंत्री होता है। दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर, यानी कि जो भी मंत्रिपरिषद में निर्णय लिए जा रहे हैं इन सभी की सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। किनके द्वारा? पीएम के द्वारा। यह पीएम का यहाँ पर कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार हम सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को अभी देख लिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको हम लोग अब देखते हैं। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद बनाते होते हैं, मंत्री बनाते होते हैं, यह प्रधानमंत्री के द्वारा बनाते होते हैं। और यहाँ पर अगर किसी भी मंत्री को हटाया जाना है तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को। ओके, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, क्योंकि यह जो मंत्रिपरिषद होती है यह बनाई जाती है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और यह मंत्रिपरिषद इसी के अनुसार काम करती है, प्रधानमंत्री के अनुसार ही काम करती होती है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, जिसे कि पहले योजना आयोग कही जाती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन? हमारे प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर एक प्रोविज़न है, प्रावधान है कि भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से बन सकते हैं। तो लोकसभा के सदस्य की जो आयु होती है वह 25 वर्ष होती है, राज्यसभा के सदस्य की आयु यह 30 वर्ष होती है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु होती है यह 35 वर्ष न्यूनतम आयु यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो जो लोकसभा से प्रधानमंत्री बनेंगे
तो उनकी आयु यहाँ पर 25 वर्ष ही होगी ना। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल, ये सभी फैक्ट्स पूछे जाते हैं। जो भी आप लोग अगर रेलवे, एसएससी, एमटीएस वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएसआई वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, ये सभी एग्ज़ाम आप अगर दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा, तो यह हो जाएगा आपका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ये 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जो है ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। मात्र 13 दिन ये अपने पद पर रहे। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए वो थे चरण सिंह। कौन? चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। आप अभी देखे हुए थे, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र, अगर पारित हो जाए तो वहाँ पर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे यह विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्व से याद रख लीजिए, विश्व विश्व दोनों में आ रहा है, विश्वास मत। ओके, इसके बाद है आपका सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने, यह है मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, यह है राजीव गांधी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुई। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। इन तीनों प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, भारत के भूगोल से संबंधित। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलें। अगर लेक्चर सही लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।